Hello friend, I am कृष्ण मुरारी उपाध्याय फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। आप सभी प्यारे बंधुओं का कृष्णा इंस्टीट्यूट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है वह है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जो प्रायः टेट, सीटेट और नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। यह जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक को नैतिक विकास सिद्धांत के लिए जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वह उस समय जो क्या है अमेरिका में जाकर बस गए थे, लेकिन इनका जो मूल रूप से जो जन्म हुआ था वो जर्मनी देश में हुआ था, इसलिए इन्हें जर्मन मूल का अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता किसे कहते हैं? इन्होंने कहा है कि यह वह गुण होता है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो कोहलबर्ग का कहना है कि हम अपने सामाजिक परिवेश में रहकर, हम जिस सोसाइटी और समाज में रहते हैं, तो हर समाज के अपने अपने मानक और मूल्य होते हैं जो हमें अच्छाइयों की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति या मानव का भला करता है वही नैतिकता है, और जो मानव का न भला करे वो क्या है, अनैतिकता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता को इस तरह से डिफाइन किया। इनका कहना है कि हम जो बच्चा, कोई भी बच्चा होता है, तो वो अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को क्या करता है, निर्धारण करता है। इन्होंने नैतिक दुविधा का भी जो है चर्चा किया। इनके अनुसार इसे इंग्लिश में मोरल डायलेमा कहते हैं। इनका कहना है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो मोरल डायलेमा और नैतिक दुविधा क्या होता है? एक कहानी कि एक व्यक्ति हिंज होता है और उसकी जो पत्नी वाइफ होती है वो क्या होती है, बीमार पड़ जाती है, लेकिन उस दवा का जो इलाज केवल मात्र एक डॉक्टर के पास था और वो रिसर्च कर रहा था। तो वह डॉक्टर के पास गया तो कहा, भैया हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, ये दवा हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो उसके मन में आया कि अगर हम ये दवा नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हमारी बीवी क्या उस दवा के अभाव में मर जाएगी। तो अगर हम चोरी कर लेते हैं तो क्या हमें पुलिस पकड़ लेगी। तो वो दोनों दुविधा में है कि मैं दवा को चोरी करके अपने पत्नी के जान की रक्षा करूं कि या उससे चोरी कर जो है जेल में चला जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये हो, नैतिक दुविधा में रहता है कि अगर मैं दवा को चोरी करूंगा तो हमें क्या पुलिस पकड़ लेगी, और अगर दूसरी तरफ वही मैं दवा को प्राप्त नहीं करूंगा तो उस दवा के अभाव में हमारी बीवी क्या है, मर जाएगी। तो इसे ही कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा कहा है। कोहलबर्ग ने आगे नैतिक तर्क की भी चर्चा की है, जिसे अंग्रेजी में मोरल रीजनिंग कहते हैं। इनका कहना है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहा जाता है। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। तो प्रायः आप लोगों की ज़िंदगी में अक्सर होता है, आपके नैतिक तर्क लगाते हैं कि जहाँ पर आपको फ़ायदा होता है आप वहाँ पर उस चीज़ को अपना लेते हैं, और जहाँ पर आपको नुकसान होता है आप उस चीज़ को त्याग देते हैं। या कहिए जो मानवता के हित में चीज़ें होता है आप उस चीज़ को अपनाते हैं, मानवता के हित में कार्यों को करते हैं, और जो मानवता के विरुद्ध होता है उसे क्या है, छोड़ देते हैं। यही जो है नैतिक तर्कड़ा होता है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। तो इस सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्किन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम वरीयता दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम में नेट, टेट और सीटेट के एग्जाम में पूछता है कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास की आलोचना किसने की थी? तो वह कैरोल गिल्किन ने की थी। इनका कहना था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में एक प्रमुख दोष यह है कि इन्होंने पुरुषों को ही क्या प्रमुख माना है, जबकि स्त्रियों को गौण माना है। और इनका कहना है कि इन्होंने पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय माना है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या देखभाल को माना है। आगे ये भी कहते हैं
कि मेल एंड फीमेल मोरल रीजनिंग में कल्चर डिफरेंस को इम्पॉर्टेंट नहीं दी। कहने का तात्पर्य है कि पुरुषों को अलग संस्कृति में पाला पोसा जाता है और महिलाओं को अलग संस्कृति में पाला पोसा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शुरू से ही पुरुषों को सिखाया जाता है कि आप पुरुष हैं, वीर है, साहसी है, इसलिए आप बाहर के कार्यों को करेंगे, और स्त्रियां जो क्या होती कोमल होती, कमज़ोर होती हैं, इसलिए वह घर के कार्यों को करेंगी। तो ये जो कल्चर डिफरेंस होता है तो इसको इन्होंने इम्पॉर्टेंट नहीं दी। इस आधार पर भी कैरोल गिल्गिन ने कोलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना की। प्रमुख अगर कोलबर्ग के प्रमुख तथ्य जो देखा जाए तो इस सिद्धांत में 3 स्तर है तथा प्रत्येक स्तर में 2 चरण भी है। कोलबर्ग के अनुसार उनके अंतिम चरण में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें दुनिया के सिर्फ 4% लोग ही पहुंच पाते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन और गांधी जी। कोलबर्ग का कहना था कि ये जो हमारा सिद्धांत है, हमारे सिद्धांत के अंतिम स्तर में दुनिया के सिर्फ 4% लोग ही पहुंच पाते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन और गांधी जी पहुँचे थे। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं। कोलबर्ग ने नैतिकता के जो 3 लेवल बताए थे वो कौन कौन से लेवल हैं। तो फर्स्ट, पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में दे देता है कि कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो प्रथम फर्स्ट जो लेवल वो कौन सा है। तो इसे हम पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं, इसे पूर्व परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं, इसे पूर्व रूढ़िवादी स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जो 4 से 10 वर्ष के बीच में पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में यह भी पूछता है कि पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कोलबर्ग के अनुसार क्या है, तो वह 4 से 10 वर्ष के बीच में है। अगर देखा जाए तो कोलबर्ग ने इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। कोलबर्ग का कहना है कि जो प्रथम पूर्व नैतिक या प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इस उम्र में बच्चों को जो नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है, वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, और जो दूसरे लोग कहते हैं वह उन्हीं लोगों के अनुसार चलता है, वही उनके लिए क्या होता है, नैतिक तड़कड़ा होता है या नैतिक चीज़ें होती हैं। और इन्होंने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता। तो इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे कि हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं, इनके नैतिकता का जो निर्धारण है दंड एवं आज्ञाकारिता पर आधारित होता है। अगर बच्चे गलत कार्य करते हैं, अवज्ञा करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें दंड दिया जाता है। अगर वह आज्ञा का पालन करते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, तो उन्हें उनका प्रशंसा किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से भी जो है बच्चों में नैतिकता का जो क्या है निर्धारण होता है। और दूसरे में इन्होंने साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता को रखा है, जिसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। कोलबर्ग का कहना है कि इस अवस्था को जैसे को तैसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा व्यवहार वो खुद भी क्या दूसरे के साथ करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का पेंसिल तोड़ा तो उसने भी तोड़ा। तो 4 से 10 साल के बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जिसे हम साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के साथ जो जैसा व्यवहार करता है, बच्चा भी उसी के साथ वैसा व्यवहार करता है। अगर आप बच्चों से प्रेम से बोलेंगे तो बच्चे आपसे प्रेम से बोलेंगे, अगर आप बच्चों से गुस्से से बोलेंगे तो बच्चे आपसे गुस्से से बात करेंगे। तो दूसरा, अगर कोलबर्ग के दूसरे स्तर को देखा जाए जिसे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जो 10 से 13 वर्ष के बीच में पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। तो दूसरे अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है दूसरे लोगों की जो मानक होते हैं उन्हीं मानकों को वह अपने अंदर समावेशित करता है और उन्हीं लोगों के अनुसार कहे गए वाक्यों कथनों के अनुसार वो क्या है अपना सही गलत का निर्णय लेता है। इन्होंने इसे भी 2 भागों में बांटा है। पहला है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता या अंतः व्यक्तिक संबंध एवं स्वीकृति, जिसे इंग्लिश में हम गुड बॉय एवं गुड गर्ल के नाम से भी जानते हैं।
तो इस अवस्था में क्या होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो 10 से 13 साल के बीच में होते हैं, तो वह दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन करता है, यानी हमेशा दूसरों का जो हेल्प करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, और इस तरह से हेल्प और भलाई के द्वारा वह दूसरों से क्या अनुमोदन अर्थात प्रशंसा को पाते हैं। और गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। कोलबर्ग कहते हैं कि ये जो अवस्था होती है, रूढ़िगत नैतिकता का जो प्रथम चरण होता है, जिसमें अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता होती है, इसमें व्यक्ति हमेशा दूसरों का सहयोग करता है। अच्छा गोल्डन रूल मतलब उसमें एक तरह से सोने का विचार, यानी अच्छाइयों का व्यवहार होता है, और इससे प्रेरित होकर ही बच्चा क्या है, व्यवहार करता है, जो नैतिक रूप से क्या उच्च कोटि का होता है, या सामाजिक रूप से क्या स्वीकृत होता है। और इस तरह का व्यवहार करके वह दूसरों से जो है अपना वैयक्तिक जो संबंध होता है, उनसे जो है क्या बहुत ही अच्छा संबंध बना लेता है। नेक्स्ट है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कोलबर्ग के अनुसार इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह वैसा नहीं करेगा। तो कोलबर्ग कहते हैं कि जो 10 से 13 साल के बीच में एक बच्चों में कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता भी आता है। तो कहने का था इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं किसी भी तरह से जो कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं जैसे वो जा रहे हैं पार कर रहे हैं सड़क, अगर रेड लाइट बल्ब जल जाती है तो वह रुक जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पापा जो जब रेड लाइट यानी लाल बल्ब बरी थी तो उन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया और आगे बढ़ गए थे। इसका परिणाम यह रहा कि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो वह किसी भी कीमत पर जो है क्या है, रेड लाइट अगर बलेगी तो वह रेड लाइट मतलब लाल बल्ब जो है जलती है तो वह सड़क को पार किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो कोलबर्ग का जो तीसरा लेवल होता है, 3 लेवल होता है, जिसे हम उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के नाम से भी जानते हैं, जो 13 वर्ष से क्या होता है ऊपर होता है। इसे इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है, 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है, जिसे हम उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के नाम से भी जानते हैं, इसमें बच्चा जो डिसीजन खुद से लेता है, न कि समाज के लोगों के जरिए, और उसे जो सही लगता है वो करता है और जो उसे गलत लगता है वह उन चीज़ों को क्या है छोड़ देता है। कोहलबर्ग ने इसे भी 2 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसे हम इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के भी नाम से जानते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। तो कहने का तात्पर्य, कोहलबर्ग के कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है, जिसे इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहा है, इसमें बच्चा जो किसी भी तरह से जो है कानून को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अगर उसे लगता है कि इस कानून को तोड़ने से अगर किसी व्यक्ति की जान बच सकती है तो उस कानून को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा जो है निर्णय खुद से करता है कि क्या सही और क्या गलत। अगर उसके हिसाब से लगता है कि इस नियम और कानून को तोड़ने से किसी की जान बच सकती है तो उस कानून को क्या है तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा अपने तीसरे स्तर के 2 स्टेज में दूसरे चरण में आ जाता है, इसमें क्या करता है, किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के जो मानक होते हैं, जो रूल होते हैं, कानून नियम खुद का स्वयं का होता है, उनके अनुसार व्यवहार करता है। और वह दूसरों के इस अवस्था में क्या होता है, जो किशोर होते हैं दूसरों के फायदों के लिए प्रायः क्या है जान पर भी खेल लेते हैं। अगर प्यारे दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। बहुत ढेर सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को।